हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.43 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए वी नॉट को यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो इसमें सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करना होगा। नोड असल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। सबसे पहले नंबर पे आता है बाइनरी नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है, उसको हम कंसीडर नहीं करते बिकॉज़ वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता है, ठीक है? और देन नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास हायर नोड जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है। उसके बाद लास्ट में आता है सरफेस नोड जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। तो चलिए आइए नोड आइडेंटिफ़ाई करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये एक नोड बन रहा है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रेज़िस्टर्स और एक वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मेरे पास यहाँ पे एक ये नोड बन रहा है जो कि बाइनरी नोड है। अब मैंने आपको बोला था कि बाइनरी नोड कंसीडर नहीं करना, ठीक है? मैंने तो ये कहा था, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ गया, मुझे ये कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता तो मुझे एक दूसरा कांसेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, करंट फ्लो करवानी पड़ेगी इस वायर में, फिर उसके थ्रू मैं वी नॉट को कैलकुलेट करूँगा। तो वो काफ़ी थोड़ा ना आपको प्रॉब्लम भी करेगा क्योंकि वी नॉट यहाँ पे भी मेंशन है। थोड़ा मतलब कि आपके लिए कंसेप्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई हमें इस बाइनरी नोड को कंसीडर करना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें बाइनरी नोड कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम बाइनरी नोड कंसीडर नहीं करते, ठीक है बच्चों? तो लिहाज़ा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे एक मेरे पास हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, 2 रेज़िस्टर्स और एक इस डिपेंडेंट सोर्स की। तो इसको हम कर देंगे ग्राउंड बिकॉज़ जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आ गए 0 वोल्ट, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे ज़रा गौर करें, जब एक डिपेंडेंट सोर्स सर्किट के अंदर मौजूद होता है ना, तो हमें वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है पहले उस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है। अब देखो यहाँ पे ये वी नॉट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे पहले वी नॉट की कोई इक्वेशन बनानी होगी। अब देखिएगा ज़रा वी नॉट ये यहाँ पे मेंशन है इन 2 नोड्स के सेंटर में। जब 2 नोड्स के सेंटर में सिर्फ़ एक कंपोनेंट लगा हुआ है ऐसा जो जिसके अक्रॉस हमें कोई वेरिएबल फाइंड आउट करना हो, तो वी नॉट ही हमने वेरिएबल फाइंड आउट करना है, तो लिहाज़ा फिर हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। किस तरीके से? जिस तरफ उसका पॉज़िटिव टर्मिनल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएँगे और जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में। तो V2 की तरफ पॉज़िटिव टर्मिनल है, तो ये प्लस में आ गया, माइनस का टर्मिनल है 0 की तरफ, तो ये इसके पास इसकी इक्वेशन आ गई, यानी कि वी नॉट V2 के इक्वल है। ठीक है जी? तो चले आएँ, आप ज़रा ये भी गौर कीजिएगा, V1 और V2 के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स पड़ा हुआ है। जब एक ऐसा कंडीशन होता है कि 2 वोल्टेज सोर्स यानी कि 2 नोड्स हैं, उनके दरमियान में एक सिर्फ़ वोल्टेज सोर्स वाली वायर मौजूद हो, तो वहाँ पे सुपर नोड का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, सुपर नोड की कंडीशन लग जाती है। तो यहाँ पे सुपर नोड की कंडीशन लग जाएगी। ये सुपर नोड की मैं बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास सुपर नोड लग गया। अब मुझे मेन चीज़ तो वी नॉट मालूम करना है, तो देखें वी नॉट मालूम करने के लिए V2 मालूम करना होगा, तो V2 इसी तरीके से मालूम होगा। अब पहले सुपर नोड की इक्वेशन लिखी जाएगी। देखें जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएँगे, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएँगे और इज़ इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपने सुपर नोड की जो वायर हमें मसला कर रही थी उसकी आपने इक्वेशन लिख ली है, लेकिन अभी जो बीच का बाकी का मसला रह गया वो ये है कि आपने बाकी वायर्स के ऊपर केसीएल वगैरह की कोई इक्वेशन नहीं लिखी। तो अब बच्चों मैंने आपको बताया था जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन बना के हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के उनको सॉल्व करते हैं। अब 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, ये तो अभी हमें एक इक्वेशन मिली है, यानी कि दूसरी हमें बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएँगे? हम सुपर नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करेंगे। सुपर नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करने का मतलब है इसकी बाउंड्री में जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी हमने करंट्स लिखनी है। तो देखो इसकी बाउंड्री में टोटल 4 वायर्स आ रही हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और ये चौथी वायर। तो इन चारों की हमने करंट्स लिखनी है, लेकिन ये जो सेंटर वाली वायर है ना इसका हमने आगे निचोड़ लिख के रख लिया हुआ है, तो लिहाजा ये वायर तो ख़त्म हो गई, इसका सारा काम डन हो गया। बाकी की 3 वायर्स की अब करंट लिखेंगे। अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड, ये आपने फिक्रा यहाँ पे लिख देना है। तो देखिएगा केसीएल कहता है बच्चों द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो मैं हमेशा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। और जो जिस वायर के क्रॉस हमें कोई करंट सोर्स नहीं ना मिलता, यानी कि जिसकी करंट नहीं पता होती, वो वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाते हैं तो हमें उसकी करंट पता चल जाती है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। देखो
1/1 इस नोड के घेरे में, इस सुपर नोड के बाउंड्री में जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी करंट लिखनी है। पहले नंबर पे मैं इस वायर की करंट लिखने लगा, मुझे अभी देखें इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा, मैं यहाँ से करंट को लीव करवा दूंगा। तो जिस नोड में से करंट लीव करी उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपको माइनस लिखना होगा। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो लिहाजा ये वोल्टेज आगे प्लस में यहाँ पे लिख दिए जाएंगे V0/2। बट देखो बाहर माइनस था तो उस प्लस को उस माइनस ने माइनस कर दिया, ठीक है। अभी बच्चों यहाँ तक ये करंट स्टॉप नहीं होगी जो हमने लीव करवाई है, वो आगे भी जाएगी क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है, तो करंट इसमें से भी लीव करेगी। जब इसमें से लीव करेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से लीव करती हुई ये जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर जाएगी, आगे जीरो आ जाएगा और जितनी रेजिस्टेंस आपको रास्ते में देखने को मिली है वो इसके बटे में आ जाएगी जो कि 1K है। ये होता है लिविंग करंट फार्मूला, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट आपने खुद लगा के मुझे बताना है। देखें इस वायर के अंदर अब लिविंग करंट फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इसकी भी कोई करंट वगैरह मेंशन नहीं है, तो लिहाजा इसमें से जब मैंने करंट लीव करवाई उसी वक्त लिख दिया V1 माइनस, जाके जीरो में एंटर हुई और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 2K आपको साफ नज़र आ रहा है। उसके बाद इस वायर की भी आपको नज़र आ रही है, ये भी लास्ट में यही वायर बचती है ना, ये तो आपको मैंने बताया इसका निचोड़ हमने लिख लिया, तो ये रह गई है। तो यहाँ से भी एक करंट को लीव करवाऊंगा उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, जाके आगे जीरो में एंटर करेगी तो V2 माइनस जीरो और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। तो बस यार देखो कितना सिंपल है, इज इक्वल टू जीरो, एंटरिंग करंट है ही कोई नहीं, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स। तो देखो बच्चों इसका जो LCM बन रहा है वो 2K है, 2K से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ तो इसका बटा ख़त्म हो जाएगा इस इक्वेशन का। डेट्स वाई मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2K के साथ, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा, किलो किलो से कटेगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2V1 माइनस 2V0, सॉरी देखें इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से कटेगा और सिंपल V0 आ जाएगा। और V0 की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है, V2 के, तो आपने V0 की जगह V2 लिख देना, ठीक है जी। समझियोगे नहीं, 2K से ज़रब दे रहा था तो किलो किलो से कटा, 2 ने ऊपर ज़रब खानी थी तो ये 2V1 आया, इसके साथ 2 ज़रब हुआ तो 2 से कट गया, सिंपल माइनस V0 आना था। V0 हमारे पास V2 के इक्वल है, उसकी जगह मैंने V2 लिख दी है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे 2 के ज़रब हुआ, पूरे का पूरा कटा, सिंपल V1 आ गया। यहाँ पे 2 के ज़रब हुआ, K से कटा, सिंपल V2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होके आ गया और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी, देखें क्या बन रही है, 3V1 माइनस, नहीं सॉरी माइनस नहीं आएगा, ये 2V2 में से एक V2 माइनस हो जाएगा तो सिंपल V2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक है जी। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें और कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने हमारी वीडियो एग्जाम्पल नंबर 3.1 की वीडियो से देख लेना है, मैंने वहाँ पे ये तरीका एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं बस आपको मैट्रिक्स में लिखना सिखाऊंगा यहाँ पे और कैलकुलेटर पर आपको सॉल्व करके इनके आंसर्स बता दूंगा। तो देखें इनकी आपने पहले इनके कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं जो इनके साथ लिखे हुए हैं, -1 1, इसका है 3, इसका है 1 साइंस के साथ, ठीक है जी, यानी वो माइनस साथ में था तो मैंने साथ में लिखा है। फिर इनके वेरिएबल्स कॉलम वाइज V1 पहले है, फिर V2 है, फिर आपने इज इक्वल टू वाले नंबर लिखने हैं। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको V1 और V2 की वैल्यू बताता हूँ। तो लें जी, हमारे पास जवाब आ गया है। V1 की वैल्यू है -3 और V2 की वैल्यू है 9, ठीक है जी। V1 इज इक्वल टू -3 एंड V2 इज इक्वल टू 9 और हमें V2 की ही वैल्यू चाहिए थी क्योंकि V0 V2 के इक्वल है। तो ये आपका आंसर आ गया 9 वोल्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।